हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन पढ़ेंगे जो कि 3 पार्ट्स में आएगा। दिस इज़ द पार्ट 1, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि कैसे किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन का मैनेजमेंट होता है। इन केस अगर किसी कंट्री में इन्फ्लेशन आ चुका है तो वो कौन कौन सी पॉलिसीज़ होती हैं जिनसे वो कर्ब किया जा सकता है या फिर वो कंट्रोल किया जा सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। ये इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम कुछ एंटी इन्फ्लेशनरी पॉलिसीज का डिस्कशन करेंगे या फिर जिन्हें हम मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं। मॉनेटरी मेजर्स, ये वो वाले मेजर्स होते हैं जिससे मनी का पूरा कंट्रोल किया जाता है, मनी के ऊपर। दीज आर द मेजर्स टेकन बाय द सेंट्रल बैंक। इसके बारे में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये वाले जो मेजर्स हैं, ये वाले जो स्टेप्स हैं, इन्हीं देश का सेंट्रल बैंक, इंडिया के केस में वी आर हैविंग आरबीआई, तो सेंट्रल बैंक ही करता है ये सारी मेजर्स। दे आर कॉल्ड मॉनेटरी मेजर्स। इन्हें मॉनेटरी मेजर बोलते हैं क्योंकि इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है देश के कैश में या कैश रिजर्व में या फिर इंडिया में पैसों के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। पहला जो तरीका है वो है इंक्रीज इन रीडिस्काउंट रेट। रीडिस्काउंट का दूसरा नाम है बैंक रेट। ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट अ सेंट्रल बैंक चार्जेस व्हाइल डिस्काउंटिंग or buying the securities already discounted by commercial banks. Under this measure, central bank increases the rediscount rate that further increases the cost of borrowing funds. अच्छा, इस पॉइंट का मतलब ये है, रीडिस्काउंट रेट का दूसरा नाम है बैंक रेट। इस केस में अगर जो कमर्शियल बैंक है, अगर उसे लॉन्ग टर्म लोन लेना है आरबीआई से, उस केस में जब वो पैसे ले रही है उसे हम कहते हैं, और जिस रेट पर आरबीआई उसे पैसे दे रहा है उस रेट को कहा जाता है रीडिस्काउंट रेट या फिर बैंक रेट। ये सिक्योरिटीज किसके पास होती हैं? कमर्शियल बैंक के पास। और अब वो सिक्योरिटीज के बदले पैसे ले रहे हैं आरबीआई से, तो वो जिस रेट पर कमर्शियल बैंक को लोन देता है उसे कहते हैं बैंक रेट या फिर रीडिस्काउंट रेट। इस केस के बारे में दो बातें लिखी हुई हैं। इफ द कमर्शियल बैंक डज नॉट रेज इंटरेस्ट रेट। अच्छा, यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा दे, जैसे कि सपोज अगर मैं आरबीआई हूँ तो मैं, अगर आपको अगर मुझसे लोन लेना है तो मैं रेट को 25% कर दूँ, 10% से बढ़ा के 25% कर दूँ, तो आप मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट 25 के हिसाब से देंगे, तो मतलब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है फिर, ठीक है। उस केस में मैं ज़्यादा आपसे पैसे निकलवा रही हूँ। अगर इन्फ्लेशन है कंट्री में और मैं आरबीआई हूँ तो मैं आपसे 25% अगर ले रही हूँ तो मैं आपसे 25% निकलवा रही हूँ, मतलब कंट्री से 25% किसके पास जा रहा है? आरबीआई के पास। तो वो पैसा जो इन्फ्लेशन के रूप में आपके देश में फैला हुआ है वो सारा वो खींच रही है। कौन? आरबीआई खींच रही है, अपना बैंक रेट बढ़ा के। ऑन द अदर हैंड, अगर बैंक रेट कम कर दिया जाए, अगर बैंक रेट कम कर दिया जाए कि बैंक रेट अगर 20% है उसे मैं 5% कर दूँ, तो आप जो मुझसे लोन लेंगे, मैं आरबीआई हूँ, अगर आप मुझसे लोन लेंगे तो उस पर आपको सिर्फ 5% ही तो देना है, तो आपके पास ज़्यादा पैसे बचेंगे और मुझे केवल 5% मिलेगा। उस केस में इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा क्योंकि इन्फ्लेशन तो है ही नहीं। इन्फ्लेशन जब कंट्रोल करना होता है उस केस में बीआर जो कि बैंक रेट है उसे बढ़ा दिया जाता है कि हम बैंक के पास जितना भी एक्सेस अमाउंट है वो निकाल लें जिससे देश में इन्फ्लेशन ना रहे। अच्छा, ये मेजर फेल हो जाता है अगर बैंक के पास एक्सेस रिजर्व्स हैं तो बैंक को कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना लोन आराम से देती रहेगी। तो ये मेजर हर जगह हमेशा एप्लीकेबल नहीं होता, कभी कभी फेल भी हो जाता है। Then comes open market operations. Under this measure, the central bank seeks permission from the government and starts selling government securities, which are considered as a good avenue for investment as general public they withdraw. अच्छा, देखिए इस पूरी स्टोरी का जस्ट ये है कि अगर मैं आरबीआई हूँ, सपोज मैं हूँ आरबीआई और अभी देश में इन्फ्लेशन है, मतलब देश में बहुत ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन मीन्स जब हर चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं लेकिन प्राइस की कीमत बहुत कम हो जाती है, चीज़ों की कीमत बहुत कम। तो इन्फ्लेशन में देखिए, जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो तो हम कहते नहीं है कि 10 रुपये में आज की डेट में 10 रुपये की कोई वैल्यू नहीं, उसमें क्या मिलता है। तो ये मतलब है कि 10 रुपये तो 10 रुपये हैं लेकिन उसकी वैल्यू आज की डेट में कुछ भी नहीं रही। आज से जितने भी हमारे 90s के किड्स हैं वो इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि पहले के टाइम पे
हमें चीज़ें कितनी सही मिलती थी। पार्ले जी 4 रुपए में मिल जाता था। जो सबसे छोटी वाली ब्रेड होती है वो 3 रुपए की मिलती थी। बड़ी ब्रेड एक 7 रुपीज़ की मिलती थी। आज की डेट में वो 20 रुपए की है, 25 रुपए की। तो 7 रुपए में आपको ब्रेड भी नहीं मिल रही। तो ये है इन्फ्लेशन का एक रूप जो कि हम देख रहे हैं और रिलेट कर सकते हैं अपने चारों तरफ। इस केस में अगर आपके देश में इन्फ्लेशन है तो वो पैसा कैसे निकाला जाए? उस केस में आरबीआई क्या करता है, अगर मैं आरबीआई हूं तो मैं आपको अपने कुछ बॉन्ड्स बेचूंगी। जब मैं आपको अपने बॉन्ड्स बेच रही हूं तो आप बदले में मुझे उस बॉन्ड्स के लिए पैसे देंगे। ठीक है, तो आपके साथ साथ सिर्फ आप ही अकेले नहीं है, देश की जनसंख्या और भी लोग हो सकते हैं जो बॉन्ड खरीदने में इंटरेस्टेड है। तो मैंने सबको अपने बॉन्ड्स, अपने डिबेंचर्स बेच दिए, अपने शेयर्स बेच दिए, सिक्योरिटीज बेच दी जो भी थे, नॉट शेयर्स, और आपसे बदले में ले लिए पैसे। मतलब मैंने देश से पैसे कुछ अपनी तरफ खींच लिए हैं। वो पैसे जो देश में इन्फ्लेशन बढ़ाते, अब वो पैसे मेरे पास आ चुके हैं। तो ये है ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें ओपनली इन एन ओपन फॉर्म गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीदी और बेची जाती हैं। अब इसका उल्टा कर लीजिए, अगर देश में इन्फ्लेशन है ही नहीं, मतलब देश में लोगों के पास पैसे है ही नहीं, अगर देश में इन्फ्लेशन नहीं है उस केस में देश के पास पैसा नहीं है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं आपसे सिक्योरिटी खरीदूंगी। ठीक है, आरबीआई हूं मैं और मैं आपसे सिक्योरिटी खरीद रही हूँ। आपकी सिक्योरिटीज जब मैं ले रही हूँ तो बदले में आपको क्या दूंगी, पैसे। मतलब अब मैं पैसे देश में इंजेक्ट कर रही हूँ, पैसे आपको दे रही हूँ जिससे पैसे और सर्कुलेट हो सके मार्केट में। ये पूरा प्रोसेस वाइसी वर्सा करके है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको आई होप सो समझ में आ गया होगा ये पूरा कॉन्सेप्ट। देन कम्स हायर रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, ये रिजर्व जो है ये दो तरह से डिवाइड हो जाती हैं। पहला इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जिसे हम कहते हैं एसएलआर। दूसरा इज कैश रिजर्व रेशियो जिसे हम कहते हैं सीआरआर। द कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड। अच्छा, इस केस में स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में कमर्शियल बैंक, जैसे कि अगर आप कमर्शियल बैंक है कोई भी, एसबीआई, और मैं हूं आरबीआई, इस केस में आप अपने पास कुछ परसेंट, आपके पास जितने भी पैसे हैं, आपने टोटल जितनी भी डिपॉजिट्स हैं, आप उसका कुछ परसेंट कैश में अपने पास बचा के रखते हो कि बाई चांस कभी भी एकदम से रिक्वायरमेंट हुई तो आप उसमें से पैसे निकाल के दे देंगे। जैसे कि अगर हमारे पास, हम सेविंग्स कर रहे हैं लेकिन कुछ पैसे हम अपने पास रख लेते हैं कि बाई चांस अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो काम आ जाएगा, उसको छिपा के किसी पर्स में रख दो। इन द सेम वे बैंक्स जब अपने पास कुछ पैसे रखते हैं और वो सिर्फ एक्सेस पब्लिक डिमांड पर ही उस पैसे को रिलीज किया जाएगा, उस पैसे को जिस रेट पर निकाल के रखा जाता है दैट रेट इज नोन एज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और ये कौन डिसाइड करता है, दिस रेट इज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब जैसे कि अगर मैं आरबीआई हूं तो मैंने बोला कि भाई तुम सब की जितने भी पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, उस पब्लिक डिपॉजिट्स का जितने भी पैसे तुम्हारे पास, उसका 25% तुम अपने पास बचा के रखोगे। तो जिस भी बैंक के पास जितने भी रुपए होंगे वो सब उसका 25% निकाल के रख लेंगे और उसे टच नहीं करेंगे। वो सिर्फ एक्सेस पब्लिक डिमांड पर टच करना पड़ेगा। ओके, कैश रिजर्व रेशियो में, इस केस में जो कैश रिजर्व रेशियो है सीआरआर, इसमें बैंक आरबीआई के पास रखवाते हैं कुछ पैसे। जैसे कि मैं आरबीआई हूं और आप एसबीआई हैं, इस केस में आप कमर्शियल बैंक है और मैं सेंट्रल बैंक हूं। अगर मैं आपसे कहूंगी सीआरआर इज 20% ऑफ योर टोटल डिपॉजिट, तो आप अपनी टोटल डिपॉजिट का 20% मेरे पास रखवाएंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। आपने रिजर्व करा के मेरे पास, यानी कि देश के सेंट्रल बैंक में रखवा दिया, ये पैसे अब मेरे पास रहेंगे। तो वो पैसे जो मेरे पास यानी कि आरबीआई के पास रहेंगे उसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, और वो पैसे जो बैंक्स अपने पास खुद मेंटेन करते हैं उसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, समझिएगा। अगर आरबीआई ने या सेंट्रल बैंक ने सीआरआर और एसएलआर के रेट बढ़ा दिए, सीआरआर और एसएलआर के रेट बढ़ा दिए, उन्होंने बोला कि भाई तुम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी 50% करो एंड कैश रिजर्व रेशियो 20% करो। ठीक है, इसको भी बढ़ा दिया एंड इसको भी बढ़ा दिया। 50% तो मैंने बहुत बता दिया, चलो 30 कर देते हैं। स्टैट्यूटरी में बोल दिया आरबीआई ने कि तुम 30% रखो अपने पास, एंड यहाँ पे बोल दिया 20% रखो हमारे पास। ठीक, अब ये कर दिया गया। जब बैंक की टोटल डिपॉजिट का 50% रिजर्व हो चुका है,
अब क्या वो लोन दे पाएगी ज़्यादा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 100 में से 30% तो आपका SLR मेंटेन हो गया एंड 20% आपका RBI ले गया कि वो हम अपने पास रिजर्व में रखेंगे। अब टोटल डिपॉजिट का केवल 50% बचा। अब हम क्या किसी को लोन दे पाएंगे? नहीं। इस केस में अगर इन्फ्लेशन है आपके देश में, अगर आपके देश में इन्फ्लेशन है, तो RBI क्या करती है? SLR और CRR की रेट बढ़ा देती है। ठीक है, रेट जब बढ़ जाएंगे तो आपके पैसे अब रिजर्व में चले जाएंगे। अब आप लोन अमाउंट नहीं दे पाएंगे, लोगों को लोन नहीं दे पाएंगे। जब आप लोगों को लोन नहीं दे पाएंगे तो आपके पास से पैसा निकल के देश में, इकोनॉमी में इन्फ्यूज नहीं होगा। ठीक, वही पैसा आप अपने पास रखे रहोगे जो कि इन्फ्लेशन को कर्ब करने के काम आएगा। इसका ऑपोजिट भी कर लेते हैं कि बाई चांस आपके देश में बहुत पैसा है, ठीक है, बहुत पैसा है, या फिर हम ये सॉरी ये तो हो चुका, अगर आपके देश में बिल्कुल भी पैसे नहीं है, इन्फ्लेशन नहीं है बिल्कुल। जब इन्फ्लेशन नहीं है, अब क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि अब हम अपने SLR और CRR के रेट को कर देंगे कम। अब जो RBI है उसने बोला कि भाई देखो, अब इधर बहुत हो गया, अब ऐसा करते हैं, SLR तुम 5% करो, पहले 30 था, अब हम 5 करते हैं, और बोल रहे हैं कि CRR भी केवल 5 रखो। मतलब 5% तुम अपने पास मेंटेन करो अपने टोटल डिपॉजिट का, एंड 5% तुम हमें दो अपने टोटल डिपॉजिट का। 100 में से 10% तो ये हटा लीजिए, तो बाकी कितना बचा? 90%। अब बैंक इन 90% को आराम से लोन के फॉर्म में जो भी लोन लेने आएगा वो उसको इजीली दे देगा, क्योंकि पैसे की कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही ये कम होते हैं, लोगों को लोन लेना होता है, वो जाके लोन ले लेते हैं क्योंकि रेट सही मिल जाता है। इस तरह से कंट्रोल हो जाता है इन्फ्लेशन। एंड इंक्रीज इन परसेंटेज, अच्छा यही सेम बात यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर परसेंटेज बढ़ा दिया जाएगा CRR और SLR का, तो फिर बैंक के पास पैसे कम हो जाएंगे लेंड करने के लिए, जिससे कि हमारा इन्फ्लेशन कर्ब हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1 इज सेइंग इफ कमर्शियल बैंक्स, अगर, अच्छा ये भी एक दिक्कत है कि अगर किसी भी कमर्शियल बैंक के पास रिजर्व्स एक्सेस है तो तुम्हारा CRR रखवा लो, SLR रखवा लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। उस केस में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारे पास रिजर्व्स तो बहुत ज़्यादा है। सेकेंड वन इज अगर हम अपनी सिक्योरिटी, अच्छा दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि कमर्शियल बैंक को अगर पैसे चाहिए और तुमने CRR और SLR बढ़ा रखा है, तो क्या ऐसा थोड़ी ना है कि वो अपने पैसे अरेंज नहीं कर पाएगा। अगर उसके पास सिक्योरिटीज़ हैं, बॉन्ड्स हैं, तो उन्हें बेच के भी तो वो पैसे कमा सकता है। उस केस में आपकी ये वाली पॉलिसी बिल्कुल यूजलेस है। अगर आपके देश में लार्ज इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल है, जो विदेश का जो पैसा है FDI के फॉर्म में अगर आ रहा है, उस केस में भी आपकी पॉलिसी बिल्कुल भी किसी काम की नहीं है, क्योंकि जो पैसे आ रहे हैं विदेश से वो पूरा बैलेंस कर देंगे जो भी आप एसेंशियल मेजर्स ले रहे हैं इन ऑर्डर टू कर्ब द इन्फ्लेशन। तो ये है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। CRR एंड SLR के बारे में एग्जाम्स में बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, एंड इंडियन इकोनॉमी का तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। बैंकिंग सेक्टर अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हैं क्या। आई होप आपको इसका कंसेप्ट ऑफ SLR एंड CRR क्लियर हो गया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज यूज द कमेंट बॉक्स। उसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट टॉपिक पे, जो कि है कंज्यूमर क्रेडिट। अच्छा ये मैं आपको बहुत सी सिंपल सी भाषा में समझाती हूँ। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन डिमांड फॉर गुड्स इज हाई बट ग्रेटर, ये सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन इसका पूरा जस्ट मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि सपोज मुझे एक कार लेनी है, वो कार 10 लाख रुपए की है, 10 लाख रुपीस की वो कार है। जब वो कार लेने के लिए मैं जो कार का जो शोरूम है वहां गई, तो मैंने केवल 7 लाख रुपीस कैश में दे दिए। पेंडिंग कितना बचा? पेंडिंग मेरा बचा 3 लाख रुपए। ठीक है, 3 लाख रुपए इज पेंडिंग। कैश मैंने कितना दिया? 7 लाख। अब ये जो 3 लाख रुपए हैं, ये जो है मुझे मैं फाइनेंस करवा रही हूँ, मतलब कोई फाइनेंस कंपनी मेरे बिहाफ पे वो 3 लाख रुपए दे देगी, एंड मैं उस कंपनी को रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ उसके 3 लाख रुपए वापस कर दूंगी। ठीक है, जैसे कि सपोज मैं यहाँ पर जब पैसे लेने, आपने सुना होगा ना कि लोग कहते हैं कार फाइनेंस करवाई है, बाइक फाइनेंस करवाई है, एप्पल का फ़ोन फाइनेंस करवाया है, तो वही सेम चीज़ है कि हम जब पूरे पैसे नहीं दे पाते, उस केस में जितने भी पैसे हम नहीं दे रहे हैं वो एक बैंक या कोई फाइनेंस कंपनी दे देती है, एंड हम उस फाइनेंस कंपनी को पैसे देते हैं। अब जब मैं कार लेने गई तो मेरे पास पैसे कम पड़ गए, फिर मैंने 3 लाख रुपए जो शॉर्टफॉल हो रही थी
वो एक फाइनेंसर से फाइनेंस करवा लिए। अब मेरे बिहाफ पे 3 लाख रुपए तुरंत उस कार शोरूम वालों को मिल गया, तो वो उनका पूरा सीन क्लियर हो चुका, कार वालों को उनके 10 लाख रुपए मिल गए। अब 2 पार्टी बची, एक बची मैं और दूसरी बचा वो फाइनेंसर या वो वाली कंपनी। मेरे ऊपर फाइनेंसर को कितने रुपए देने का लोन है? 3 लाख रुपए, जो कि प्रिंसिपल अमाउंट था, प्लस इसने जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया हो 10%, 12%, वो। अब ये वाला जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको हम कहते हैं कंज्यूमर क्रेडिट, क्योंकि मैंने जो सामान खरीदा वो कंज्यूमर गुड है, ठीक है, कंज्यूमर उसे यूज करता है। अगर आरबीआई इस इंटरेस्ट वाली रेट को, जिस रेट पर हम सामान फाइनेंस कराते हैं, अगर इसको बढ़ा दे, तो क्या मैं कार लेने का सोचूंगी? बिल्कुल नहीं। अगर बैंक ने बोला कि भाई अगर तुम चीजें फाइनेंस करा रहे हो, उस केस में तुम्हें 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 30% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। अब आप सोचिए कि 3 लाख रुपए का 30% प्लस प्रिंसिपल अमाउंट का कुछ पार्ट तो मुझे हर महीने देना पड़ेगा। उस केस में तो फिर मैं बिल्कुल लुट जाऊंगी, मुझे तो 10 लाख की कार फिर बड़ी महंगी पड़ जाएगी। तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। इस केस में क्या मैं पैसे खर्च करूंगी यहाँ पे 7 लाख रुपए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी वेरी हाई। तो ये वाली चीजें हम करते हैं जब कभी भी इन्फ्लेशन मार्केट में हो, तो उसे कर्ब करने के लिए। दूसरी चीज, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया जाए, अब बैंक बोल रही है, आरबीआई बोल रही है कि ओके अब तुम कोई कार खरीदो या कोई भी सामान खरीदो, तो अगर तुम फाइनेंस कराते हो ना, तो तुम्हें केवल 6% देना पड़ेगा। अब देखो ये 6% इज वेरी नॉर्मल, ये हम आराम से दे सकते हैं। 3 लाख रुपए का 6% प्लस प्रिंसिपल अमाउंट। अब आप सोचिए 3 लाख रुपए का 6% ये ज्यादा है या 3 लाख रुपए का 30%, ये ज्यादा है। 6% इज ऑब्वियसली कम और ये हमारे लिए सही है, तो ये हम ऑप्शन ऑप्ट करेंगे। तो ये भी गवर्नमेंट करती है, आई मीन आरबीआई करती है इन ऑर्डर टू कर्ब इन्फ्लेशन। तो इस तरह से कंज्यूमर के खर्चों पे कंट्रोल होता है और मार्केट में अननेसेसरी पैसा जो है वो खिंच जाता है या फिर वो आता ही नहीं है। लोग अगर कार भी लेने जा रहे होंगे तो इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे ना, तो वो कार भी नहीं खरीदेंगे, फिर सोचेंगे कि अरे चलो बाद में ले लिया जाएगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। इस तरह से इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड इन एवरी इकोनॉमी। All right, so this is it for today's video. I hope आपको सारे monetary measures समझ में आ गए होंगे. Thank you everyone for watching. Do like, share, subscribe the channel. If you seriously like the content, thank you again and God bless you.